Welcome on Easy Learning. Now in this part of the video, I am going to cover the story of poetry. Okay. So before हमने देखा था इससे पहले कि किस तरीके से अलेक्जेंडर पोप के बारे में जो है बताया गया था, अलेक्जेंडर पोप के वर्क्स के बारे में बताया गया था। इनके दो कोट्स भी बताए गए थे। तो फर्स्ट कोट है आपका अ लिटिल लर्निंग इज अ डेंजरस थिंग और दूसरा है टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। अब इसके बाद कुछ जो आगे के पोइट हैं उसके बारे में देखते हैं। बिफोर वी कम ओवर टू द अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, कहते हैं 19th सेंचुरी के अगर हम शुरू के पार्ट में आते हैं तो उसके आने से पहले कहते हैं वी मीट सेवरल पोइट्स, हम ऐसे कुछ पोइट्स से या बहुत सारे पोइट्स से मिलते हैं हु कंट्रीब्यूटेड टू द रोमांटिक रिवाइवल, जिसने कि रोमांटिक रिवाइवल को सहयोग किया था, मतलब रोमांटिसिज्म को लाने में सहयोग किया था। मैंने रोमांटिक बताया था जो नेचर के ऊपर लिखते थे, ऐसा लगता था नेचर बैठ के लिख रहे हो उनके साथ। इन इंग्लिश पोइट्री, मतलब इंग्लिश पोइट्री में। अब ये कौन कौन थे जो इस रोमांटिसिज्म को लाने में हेल्प किए थे? वो थे आपके जेम्स थॉमसन, रॉबर्ट ब्लेयर, विलियम कॉलिंस, थॉमस ग्रे, रॉबर्ट बर्न्स एंड विलियम कॉपर आर रिगार्डेड द पोएट ऑफ द एज ऑफ ट्रांजिशंस। मतलब ये ऐसे पोएट के नाम से रिगार्ड किए जाते हैं जो इस युग का जो है ट्रांजिशन कहा जाता है। मतलब ट्रांजिशन मतलब जिन्होंने की शुरुआत करी थी इसको। देयर लव फॉर नेचर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन फीलिंग्स इन सिंपल लैंग्वेजेस आर नॉट वर्दी। कहते हैं उनका जो नेचर के प्रति प्यार है और ह्यूमन फीलिंग्स के प्रति जो उनकी जो प्रस्तुति है, प्रेजेंटेशन है, सिंपल लैंग्वेज में ये प्रशंसनीय है, प्रशंसा के योग्य है, नोट वर्दी है। डोंट यू फील दैट बर्न्स, आपको नहीं लगता है कि बर्न्स का जो है माई लव इज लाइक अ रेड रोज, मतलब जो बर्न ने लिखा है माई लव इज लाइक रेड एंड रेड रोज, और ग्रे का जो है एज रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड लुक लाइक एनी अदर रोमांटिक पोएम्स, ये कोई और रोमांटिक पोएम्स की तरह दिखता है। The Romantic revival in English poetry is often associated with the works of William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. अब रोमांटिक रिवाइवल जो है इंग्लिश पोएट्री की वो अक्सर जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज के वर्क के साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएटेड है। द मूवमेंट रेफर्स टू ए रिन्यूड इंटरेस्ट इन नेचर एंड सिंपल लाइफ, और ये जो मूवमेंट है यह एक नई जो इंटरेस्ट है नेचर और सिंपल लाइफ के उसके बारे में रेफर करती है, मतलब बताती है। एन इंटरेस्ट इन द पास्ट एंड एग्जॉटिक, मतलब पास्ट की इंटरेस्ट और जो बाहर की इंटरेस्ट है, एग्जॉटिक मतलब बाहर की। डोंट यू नोटिस सर्टेन कॉमन थिंग्स इन द वर्क्स ऑफ द पोइट्स, कहते हैं कि आप जो है नोटिस नहीं करते हैं कुछ खास जो कॉमन थिंग्स है इन पोइट के जो वर्क्स हैं उसमें। ये क्या सब नोटिस मतलब कहते हैं करने के लिए? पहला है इंडिविजुअलिज्म, फ्री प्ले ऑफ इमेजिनेशन। ये क्या करते हैं? इंडिविजुअलिज्म का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अकेलापन का, अकेले बैठे हैं कुछ लिख रहे हैं। इमेजिनेशन को फ्री प्ले करते हैं, मतलब अपनी कल्पना को बिल्कुल फ्री तरीके से यूज करते हैं। एंड ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक होते हैं और इस तरीके से लिखते हैं कि इनका जो वर्क्स है वो ह्यूमन के लिए फायदेमंद हो, इसीलिए इसको ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक कहा गया है। यू मे रिगार्ड इट ए डेमोक्रेटिक और लिबरलाइजिंग मूवमेंट, आप इसे डेमोक्रेटिक और लिबरलाइजिंग मूवमेंट के नाम भी दे सकते हैं या इसको बता सकते हैं। द पोएट sought to do away with the rigid application of classic norms and conventions in their writing. पोएट ने एक ऐसा रास्ता खोजा जिस रास्ते में उन्होंने जो क्लासिक जो नॉर्म्स और कन्वेंशंस थे लिखने में, उसमें एक रिजिड एप्लीकेशन किया जाता था। रिजिड मतलब जो राइटिंग होती तो सिंपल नहीं होती थी, बहुत ही कठिन होती थी। तो इससे को वो दूर करना शुरू कर दिए। डू अवे मतलब दूर कर दिए। अब इसमें इन्होंने एक सिंपल लैंग्वेज का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब आगे हैं इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में यू विल हैव टू रिमेंबर द ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आपने जरूर यू विल हैव टू रिमेंबर, आपको याद करने होंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो प्रभाव है, जिस रेवोल्यूशन ने लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी मतलब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा का नाम दिया था। द वेरी बेसिक ऑफ सोशल लाइफ, जो कि सामाजिक जिंदगी के लिए बहुत ही बेसिक चीज होती है। मतलब समाज में अगर रहना है
तो लिबर्टी, इक्वालिटी या फ्रेटर्निटी तो होना ही चाहिए। अब आगे कहते हैं देयर वर ऑल्सो सर्टेन अदर इन्फ्लुएंसेस एट वर्क। इनके वर्क में फ्रेंच रेवोल्यूशन के अलावा और भी बहुत सारे प्रभाव थे जो निश्चित थे। द राइटिंग ऑफ द फ्रेंच फिलोसोफर जीन जैक्स रूसो। अब किसका प्रभाव बता रहे हैं तो जो जेन जैक्स रूसो थे फ्रेंच फिलोसोफर, उनका भी प्रभाव इनके राइटिंग में मिलता है। साथ में जो वर्क्स है जर्मन एस्केलगल के ब्रदर्स के, इसमें ऑगस्टन, विलहेल्म आते हैं और फ्रेडरिक आते हैं। एंड ग्रोइंग इंटरेस्ट इन बैलड्स एंड इंग्लिश मेडिवल लिटरेचर। और इनका इंटरेस्ट बैलड्स में बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। बैलड होते हैं किसी के सुख या दुख के बारे में अगर हम बताते हैं या गाते हैं तो उसको बैलड्स कहा जाता है। एंड इंग्लिश मेडिवल लिटरेचर, मतलब मेडिवल लिटरेचर में जो इंग्लिश चल रही थी उनको भी इन्होंने बढ़ाने में थोड़ा सा सहयोग किया। बिशॉप पर्सीज रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री 1765 किंडल्ड हिज दिस इंटरेस्ट। बिशॉप पर्सी ने एक बुक लिखे थे जिनका नाम है रेलिक्स ऑफ एंशिएंट इंग्लिश पोएट्री 1765 में। इसने इसकी जो विचार है या रुचि है उसको जगाया। किंडल मतलब जलाना होता है या जगाना होता है। वर्ड्सवर्थ रोट लिरिक्स, बैलाड्स, ओड्स, सॉनेट्स, वर्स टेल्स एंड रिफ्लेक्टिव पोएम्स। वर्ड्सवर्थ क्या लिखते थे? लिरिक, बैलाड, ओड, सॉनेट और वर्स टेल्स और रिफ्लेक्टिव पोएम्स। बी इट लूसी पोएम्स और द प्रिल्यूड। हिज लव ऑफ नेचर इज ऑलवेज प्रोमिनेंट। कहते हैं चाहे ये लूसी पोएम हो या प्रिल्यूड है, उनका नेचर के प्रति जो लव है वो हमेशा महत्वपूर्ण है। नेचर फॉर हिम इज ए स्पिरिचुअल प्रेजेंस, इट प्रोवाइड्स क्रिएटिव ट्रेनिंग टू ह्यूमन सेंसिबिलिटी। उनके लिए जो नेचर है ये एक आध्यात्मिक उपलब्धि है या प्रेजेंस है, और यह ह्यूमन जो सेंसिबिलिटी है उसकी ट्रेनिंग को क्रिएट करने में मदद करती है। It may be interesting fact to know that Coleridge joined Wordsworth in the publication of the Lyrical Ballads 1798। और कहते हैं यह इस सच्चाई को जानना इंटरेस्टिंग होंगे कि कॉलरिज और जो वर्ड्सवर्थ हैं उन्होंने जो है एक साथ मिलकर काम किए थे लिरिकल बैलेड 1798 की पब्लिकेशन में। द बुक विच गेव ए न्यू डायरेक्शन टू इंग्लिश पोएट्री। ये एक ऐसी किताब थी जिसने कि इंग्लिश पोएट्री में एक नई दिशा दी थी। While Wordsworth represented the familiar as unfamiliar, कहते हैं वर्ड्सवर्थ को फैमिलियर, जो फैमिलियर को रिप्रेजेंट करते थे, मतलब अनफैमिलियर की तरह। फैमिलियर चीज को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? अनफैमिलियर की तरह। जो चीज आप नहीं जानते हैं वो उसको ऐसे बताते जैसे आप नहीं जानते हैं। कॉलरिज डिड द रिवर्स, लेकिन कॉलरिज इसका उल्टा करते थे। यह जिसको आप नहीं जानते थे उसको जानने की कोशिश करते थे, मतलब ये अनफैमिलियर टू फैमिलियर जाते थे, इसलिए इसका नाम दे रखा है रिवर्स। कॉलरिज डिड द रिवर्स। इन कुबला खां, द एंशिएंट मैरिनर एंड क्रिस्टोबल, कॉलरिज शोज हिज इंटरेस्ट इन मेडिवल फोकलोर एंड लेजेंड। कहते हैं कुबला खां, द एंशिएंट मैरिनर और जो क्रिस्टोबल है, इसमें कॉलरिज अपने एक इंटरेस्ट को दिखाते हैं जो मध्यकालीन लोगों की जो एक लोग जो रहते थे और जो लेजेंड रहते थे उसके बारे में। अदर पोएट्स लाइक लॉर्ड बैरन, पर्सी बेशी शैली एंड जॉन किट्स आर रिगार्डेड द यंगर रोमांटिक्स। कहते हैं दूसरे जो पोएट थे जैसे कि लॉर्ड बैरन थे, पर्सी बेशी शैली थे और जॉन किट्स थे, इन्हें यंगर रोमांटिक्स कहे जाते हैं। बैरन वर्क्स मैनफ्रेड केन, चाइल्ड हैरोल्ड, विजन ऑफ जजमेंट एंड डॉन जुआ shows his passion for liberty and defiance of convention। कहते हैं ये चीज क्या बताती है कि लिबर्टी को उनकी क्या पैशन है और वो कन्वेंशन को कैसे बचाव करते हैं, डिफाइंस करते हैं। शैली एज ए पोएट इज ए रेवोल्यूशनरी आइडियलिस्ट। कहते हैं शैली पोएट के रूप में विचार में वो रेवोल्यूशनरी थे, क्रांतिकारी थे। सम ऑफ हिज वेल नोन पोएम्स आर एडोनियस, द स्काइलार्क, द क्लाउड, द ओड टू द वेस्ट विंड एंड रिवोल्ट ऑफ इस्लाम एंड क्वीन मैब। कहते हैं उनके कुछ जाने माने हुए जो वर्क हैं उसमें एडोनियस हैं, द स्काइलार्क हैं, द क्लाउड है, द ओड टू द वेस्ट विंड है और रिवोल्ट ऑफ इस्लाम एंड क्वीन मैब है। इन हिज लॉन्गर पोएम्स he gives vent
जो हिज पैशन फॉर रिफॉर्म, जो उनके लंबे लंबे जो पोएम है, क्योंकि ये सब पोएम बहुत ही लंबे लंबे हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि लंबे लंबे पोएम होने के कारण वो क्या करते हैं कि जो सुधार है तो कैसे सुधार किया जाए, उस सुधार के बारे में वो बताते हैं और उनका यह एक पैशन है। In the shorter poems like odes and lyrics, he laments the hardships into which he had landed. कहते हैं कि जो छोटे छोटे पोएम हैं जैसे ओड्स और लिरिक्स हैं, उसमें वो उन सारी कठिनाइयों के बारे में मतलब तकलीफ से बताते हैं, लैमेंट करते हैं, into which he has landed, जिस तकलीफ में वो फंस चुके थे, मतलब he has landed. In Keats' narrative poems like the Eve of St. Agnes Lamia, the odes and ballads, we find his sensitive approach to the beauty of nature. कहते हैं अगर किट्स के नैरेटिव पोएम्स की बात करें जैसे कि ईव ऑफ सेंट एग्नेस और लैमिया है, ओड्स और बैलेड्स हैं, तो हम उनकी सेंसिटिव अप्रोच को पाते हैं। बहुत ही सेंसिटिवली वो जो है नेचर की ब्यूटी को बताते हैं, नेचर की सुंदरता को बताते हैं। He has also an admiration for the Greek love of perfection. कहते हैं जो ग्रीक लव है फॉर परफेक्शन के लिए, उनकी भी प्रशंसा को वो बताते हैं। प्रशंसा, एडमिरेशन मीन्स प्रशंसा। The most striking quality of Keats' poetry is its appeal to the senses. जो बहुत ही स्ट्राइकिंग करने वाली क्वालिटी है किट्स पोएट्री में वो यह है कि जो सेंसेस है, जो ज्ञानेंद्रिय है, उसको जगा देती है, अपील करती है। In the following lines from Ode to Psyche, the words present to the eye the picture of the nature. कहते हैं कि ओड टू जो साइकी हैं, जो वर्ड्स जो बताती है ओड टू साइकी, मतलब जो ओड लिखी गई है, इसके हिसाब से जो पिक्चर है वो बिल्कुल नेचर के रूप में बताई गई है, नेचर के बारे में बताई गई है। जैसे कि है हस्ट कोल्ड रोटेड फ्लावर्स फ्रैग्रेंट राइट ब्लोड सिल्वर वाइट एंड बडेड टैरन। देखिए कैसे नेचर को बताती है बिल्कुल क्लियर करके। तो we'll do in the next part of the video, because this video is going to be very large, and we'll discuss the same of this chapter, the story of poetry.